नमस्कार बच्चों। वेक्टर अलजेब्रा चल रहा था हमारा और एक्सरसाइज 10.2 हमने पूरी करी थी लास्ट वीडियो में। अब हम आगे बढ़ते हैं दो सदिशों का गुणन। अभी तक हम दो सदिशों का योग पढ़ के आए थे, या अंतर भी योग में ही समाहित था, तो वो हम करके आए थे। अब हम पढ़ेंगे दो सदिशों का गुणन। दो सदिशों के दो तरह से गुणन होते हैं। एक को हम अदिश गुणन कहते हैं, अदिश गुणनफल, यानी स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। दूसरा होता है आपका सदिश गुणनफल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसे क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दो तरह के गुणनफल होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे अदिश गुणनफल, दो वेक्टर्स के अदिश गुणनफल, जिसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनका गुणन अगर अदिश गुणन है फल है तो उसे इनके गुणन को डॉट से शो किया जाता है। जबकि अगर वेक्टर प्रोडक्ट होता है यानी सदिश गुणन होता तो इसे ए क्रॉस बी के रूप में। तो अभी तक आप जो संख्याओं में 2 गुणा 3 कर लो या 2 गुणा 3 ऐसे लिख लो, एक ही बातें होती थी। लेकिन वेक्टर में ये दोनों एक बात नहीं है, दोनों का अलग अलग मतलब है। तो आप देखेंगे डॉट प्रोडक्ट को यानी अदिश गुणनफल को, तो अदिश गुणनफल की खास बात क्या है, ए डॉट बी ऐसे लिखा जाएगा, बीच में डॉट आएगा, कोई और गुणन का निशान नहीं आएगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो होगा ए, यानी वेक्टर ए का परिमाण, यानी या ऐसे लिख लो या ए लिख लो, फिर वेक्टर बी का परिमाण एंड कॉस ऑफ थीटा, यदि थीटा ए और बी के बीच का कोण है। यानी ये अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, किसी भी डायरेक्शन में हो, हम अगर एक वेक्टर ए यहाँ लिखा है ओ ए, और ओ बी ये वेक्टर बी कहीं और रखा है, तो उसे उठाकर इस तरह से लाएंगे कि डायरेक्शन पे प्रभाव ना पड़े, लंबाई उतनी रहे, और उसका एंड पॉइंट भी हम ओ पे ही रख दें। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ रख दें, ओ पे ही रख दें। तो ये बन गया ओ बी वेक्टर, लेट सपोज। अब अगर इनके बीच में थीटा कोण है तो ए डॉट बी होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच का जो कोण है उसके कॉस का मान। इसको डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, ये आपकी अदिश राशि है, ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है। तो जो रिजल्ट टोटल आया, इसमें कहीं भी डायरेक्शन नहीं है, यानी तीनों की तीनों राशियाँ अदिश राशियाँ आई है। इसलिए इनका जो प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, डॉट प्रोडक्ट जो होता है, वो प्रोडक्ट होने के बाद जो संख्या आती है वो अदिश संख्या आती है या अदिश राशि आती है। यानी इसीलिए इसको अदिश गुणनफल कहा जाता है, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट है वो अपने आप में, जो उसका रिजल्टेंट है वो अपने आप में, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है, राइट। हाँ, तो मैं कह रही थी जो इनका रिजल्टेंट है वो अपने आप में एक अदिश राशि होती है। तो ये आपका कहलाता है अदिश गुणनफल। तो अब आप देखेंगे अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में कोण 0 है, यानी पैरेलल हैं, ए और बी पैरेलल है, तब थीटा का मान 0 हो जाएगा और कॉस 0 का मान 1 होता है। इसलिए ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए इंटू बी के, या यूँ कह लो इनके वेक्टर्स के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। इसके उलट अगर थीटा अगर 90 डिग्री है
थीटा कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो इस तरह से ए डॉट बी कितना बन जाएगा 0। तो अगर ए डॉट बी 0 आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है या तो ए जो वेक्टर है वो 0, या वेक्टर बी 0, या दोनों के दोनों एक दूसरे पे लंब। तो ये कंडीशन बन जाती है कि मान लीजिए दो वेक्टर्स एक दूसरे पे लंब हैं, ये पता लगाना हो तो उनके बीच के डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, और अगर डॉट प्रोडक्ट उनका 0 आ रहा है तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके अलावा अगर ए की डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन ये है, मान लीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उस स्थिति में कोण कितना हो जाएगा पाई। कोण कितना बैठेगा पाई यानी 180 डिग्री, और कॉस पाई का मान होता है -1। तब ए डॉट बी जो होगा वो होगा -AB के बराबर। तो इस तरह से हर डायरेक्शन पे इनका मान अलग होगा। अब अगर हम बात करते हैं आई डॉट आई की, आई डॉट आई, तो आई डॉट आई का मतलब आई का मापांक इंटू वाई का मापांक इंटू कॉस ऑफ इनके बीच का कोण। आई और आई दोनों एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन शो करते हैं, और अगर एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन शो करते हैं तो उसमें दोनों के बीच में कोण कितना होगा 0। एक ही तरफ उनका दोनों का डायरेक्शन है तो कॉस 0 हो गया। इसका मान चूँकि आई क्या है इकाई सदिश है, तो इसका जो मापांक या परिमाण होता है वो 1 है इंटू 1, और कॉस 0 का मान भी 1 है। तो आई डॉट आई कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह से जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा। जबकि आई डॉट जे की अगर बात करते हैं तो आई ये होगा आई का मॉडुलस जे का मॉडुलस, और इनके बीच में कोण होता है 90 डिग्री, क्योंकि आई एक्स डायरेक्शन को शो करता है, जे वाई डायरेक्शन को शो करता है। तो एक्स और वाई एक्सिस में जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए इनका प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई या आई डॉट के, इनका प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो ये थी आपकी आई जे के रूप में इनकी डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब अगर मान लीजिए किन्हीं दो कोण के बीच किन्हीं दो वेक्टर्स दे रखी है, हमें वेक्टर ए दे रखा है और वेक्टर बी दे रखा है, और कहते हैं इनके बीच का कोण बताइए, तो इनके बीच कोण अगर थीटा है तो कॉस थीटा यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं कॉस थीटा का मान ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस, और उससे हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन थी इन चीज़ों को देखकर। इसके बाद आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पर। पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होता है नहीं, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है नहीं, यानी ए डॉट बी क्या बी डॉट ए के बराबर है या नहीं। तो मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये कोण थीटा है, तो ए डॉट बी था ए का मापांक बी का मापांक, और इनके बीच अगर कोण थीटा था तो कॉस थीटा, और बी डॉट ए कितना होगा बी का मापांक ए का मापांक, और इनके बीच में कोण थीटा कॉस थीटा। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं दोनों बराबर है, इसका मतलब ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट के लिए सदिश गुणन के लिए दो वेक्टर्स में क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यानी उनके ऑर्डर बदल जाएं, ए पहले बी बाद में या बी पहले ए बाद में, इससे इनके प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, या यूँ कह लो ये कम्यूटेटिव होता है नेचर में। इंग्लिश में से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। फिर एक डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरण नियम भी फॉलो होता है। वितरण नियम क्या होता है कि एक वेक्टर ए है, वो प्रोडक्ट कर रहा है, उसका गुणनफल है कि लिया जा रहा है दो वेक्टर्स के योग से, बी और सी के योग से। तो आप पाएंगे
कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी का जो मान होगा वही मान इस ए डॉट बी प्लस सी का होगा। कहने का मतलब दोनों वेक्टर्स को पहले जोड़ लो, फिर वेक्टर ए के साथ गुणन कर लो, अदिश गुणनफल करें, या फिर ए का बी के साथ गुणनफल करें और ए का सी के साथ गुणनफल करें। यानी जैसे आप संख्याओं में गुणा करते थे, कोई भी इंटीजर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते थे या रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, 5 + 3 इज सेम एज 2 × 5 + 2 × 3, तो इसको कहते हैं गुणन का वितरण किस पर? योग पर। गुणन का योग पर वितरण, गुणन का योग पर वितरण, इसे वितरण नियम के नाम से जानते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का नाम लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है ये। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको ये फॉलो करता है। कहने का मतलब अगर ये वेक्टर ए दिया हो और उसे बी प्लस सी से आप गुणा करें तो वो ए डॉट बी, यानी पहले बी से गुणा कर लो और फिर सी से गुणा कर लो ए और सी का, और फिर उसका योग करो, द रिजल्ट विल रिमेन सेम। तो ये था आपका पहली प्रॉपर्टी। फिर आते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी पर। एक और प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए और बी दो वेक्टर हैं और ए में कुछ संख्या के गुणा करी, अदिश संख्या के गुणा करी, फिर बी से डॉट किया उसका प्रोडक्ट, या फिर पहले ए और बी का प्रोडक्ट कर लो फिर के गुणा कर लो, या फिर के को बी में गुणा कर लो फिर ए से डॉट प्रोडक्ट लो, हर हालत में, हर सभी चीज़ों में रिजल्ट जो है समान रहेगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये आपकी प्रॉपर्टीज थी जिनका हम प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद आएगा नया एक और टॉपिक, इसी में ही, इसी से रिलेटेड, प्रक्षेपण। एक वेक्टर का दूसरे पे प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण जिसे हम कहते हैं। ये वेक्टर आपका ए बी, ये वेक्टर ए है, ये ए सी आपका वेक्टर बी है, इनके बीच में कोण थीटा है। तो आप क्या देखेंगे कि अगर यहाँ मान लो इसका प्रक्षेपण, इसका इस वेक्टर बी का वेक्टर ए पे प्रक्षेपण का मतलब होता है कि इसके एंड पॉइंट से किसी भी रेखा का किसी दूसरी रेखा पे प्रक्षेपण का क्या मतलब होता है? एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, इस रेखा का इस पे प्रक्षेपण का मतलब होता है जिस रेखा का प्रक्षेपण निकाल रहे हैं उस रेखा के एंड पॉइंट से जिस रेखा पर प्रक्षेपण निकाल रहे हैं उस रेखा पर लंब डालें, यानी इससे यहाँ लंब डालें, परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालें। तो एक तरह से ये माना जाता है कि जैसे इसकी यहाँ पर छाया पड़ी हो, सामने कोई सोर्स ऑफ लाइट रखा हो और ये कोई एक आपका हिंड्रेंस है, कोई रुकावट है और ये दूसरी दीवार है। तो जब लाइट छाया पड़ेगी तो किस तरह से पड़ेगी? इस तरह से पड़नी चाहिए कि इसके एंड पॉइंट से जो लाइट जा रही है वो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये यहाँ से यहाँ ये जो दूरी होती है ये इसका इस वाली लाइन का इस पर प्रक्षेपण कहलाता है। तो इसी तरह से ए सी का ए बी पर प्रक्षेपण का मतलब ए सी के एंड पॉइंट यानी ए और सी से ए बी पर अगर परपेंडिकुलर डालें तो ये दोनों, यहाँ तो कुछ चूँकि एक ही पॉइंट है तो यहाँ तो परपेंडिकुलर दोनों एक ही जगह हो गए, तो परपेंडिकुलर की कोई लंबाई नहीं रही। यहाँ से परपेंडिकुलर ये पड़ा यानी लंब पड़ा, तो इसे हमने एम पॉइंट मान लिया। तो ये एम है, एम को कहते हैं, ये जो लंबाई एम है, दिस इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, सिर्फ इसकी लंबाई की बात हो रही है। इसे कहते हैं वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेपण। तो हमें ए एम निकालना है। अब ए एम कैसे निकालें? इस त्रिभुज ए एम सी में ए एम अपॉन ए सी
किसके बराबर हो गया? कॉस थीटा के बराबर। तो AM कितना हो गया? AC कॉस थीटा। अब AC का मतलब वेक्टर B का मॉडुलस। अब कॉस थीटा क्या निकालेंगे हम? कॉस थीटा का भी हमने डॉट प्रोडक्ट से देखा था, A डॉट B अपॉन मॉडुलस A इंटू मॉडुलस B। मॉडुलस B से मॉडुलस B कट गया, तो इस तरह से वेक्टर B का A पे प्रक्षेपण होगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन वेक्टर A का मॉडुलस। इसी तरह से वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेपण, यानी यहाँ से अगर लंब डालेंगे ये, तो अगर ये n है तो an क्या हुआ? प्रक्षेपण हुआ किसका? वेक्टर A का किसके ऊपर? वेक्टर B के ऊपर। तो वेक्टर A का वेक्टर B पे प्रक्षेपण जो होगा वो होगा A डॉट B अपॉन वेक्टर B का आपका मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आप निकालते हैं रिजल्ट्स। तो ये सूत्र बन जाएंगे, इनके एज अ सूत्र भी याद कर सकते हैं, और अगर सूत्र भूल जाएं तो इस तरह से आपको सूत्र बनाना भी आ गया। तो इसी पे बेस्ड आपकी 10.3 एक्सरसाइज है। इससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स ज़रूर कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 13, 14, 15, 16 और 17 और 18, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये ज़रूर करिएगा। और अब आते हैं हम एक्सरसाइज 10.3 पर। एक्सरसाइज 10.3 कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर A और वेक्टर बीच के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, बताना है। जबकि वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है, यानी मापांक है, परिमाण है, वो √3 है। वेक्टर B का मैग्नीट्यूड 2 है। और साथ साथ ये भी बताया गया है A डॉट B किसके बराबर है? √6 के। तो आप जानते हैं कॉस थीटा किसके बराबर होता है? A डॉट B अपॉन A का परिमाण, B का परिमाण। तो ये हो गया √6 अपॉन √3 इंटू 2। ये टूटेगा √3 इंटू 2 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू 2। ये हो गया 1 अपॉन √2। तो किस कोण के लिए मान कॉस का 1/√2 होता है? वो होता है 45 डिग्री, यानी π/4। अतः इन दोनों कोणों के बीच में, दोनों वेक्टर्स के बीच में जो कोण होगा वो होगा π/4। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 ये कहता है, अब की बार वेक्टर्स A दे रखा है i - 2j + 3k, वेक्टर B दिया हुआ है 3i - 2j + k, और अब इनके बीच में कोण पूछा है। तो कॉस थीटा का मान होगा उसी तरह से, यानी इनके बीच में कोण थीटा है अगर, तो थीटा का मान पूछा है। तो कॉस थीटा हमारे हिसाब से सूत्र होगा वेक्टर A डॉट B अपॉन A का मॉडुलस और फिर B का मॉडुलस। अब आएंगे हम A डॉट B कैसे निकालते हैं। तो ये होगा i - 2j + 3k डॉट 3i - 2j + k। अब हम यहाँ वितरण नियम लगाएंगे, यानी इसका इसमें प्रोडक्ट, इसका इसमें प्रोडक्ट, इसका इसमें प्रोडक्ट, फिर इसका इन तीनों से। तो कहने का मतलब इसका i का पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, ये वितरण नियम से कर रहे हैं। फिर इसी तरह से तीनों का, फिर इसी तरह से तीनों का। तो अब ये i डॉट, ये होगा 3, इन दोनों को अगर हम करेंगे तो i डॉट 3i, फिर -2j डॉट i। चूँकि क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं तो i और 2j में कोई भी पहले लिख सकते हैं। फिर i डॉट k, फिर -2j इंटू i, फिर -4j इंटू j, j डॉट j मतलब
फिर -2j.k, फिर 3k से करेंगे 3k.3i, फिर -3k.2j, फिर +3k.k। हमने बताया था i.i या j.j या k.k इनका मान 1 होता है, बाकी i.j और j.k या k.i किसके बराबर होता है? 0 के। तो सिर्फ i, jj और k इनके मान, इनका जो प्रोडक्ट है ये 1 रहेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0। तो आगे से इतना लिख के नहीं दिखाएंगे, बस i से i में गुणा करेंगे, j से j में और k से k में, बाकी सारा अपने आप 0 हो जाता है। तो ये हो गया 3 और i.i कितना हुआ? 1। ये हुआ 4, j.j कितना हुआ? 1। और ये हुआ 3 k.k। रेस्ट k.i, k.j, j.k, k.j और j.k एक ही बात होती है। क्रम विनिमय नियम से बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले j हो फिर k या पहले k हो फिर j, एक ही बात है। तो 6 और 4 ये हुआ 10। अब a का मॉडुलस अंडर रूट i का गुणांक 1 का वर्ग -2 का वर्ग +3 का वर्ग, तो हो गया 9, 1 10 और √14। फिर दूसरे मॉडुलस b का मान जो आएगा 3 का वर्ग, 2 का वर्ग, हालांकि -2 का वर्ग है पर एक ही बात है, वर्ग में तो फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो ये भी हुआ 9 + 4 13 + 1 14 √14। इसलिए cos थीटा का मान हुआ 10/√14 इंटू √14 यानी 10/14, ये हो गया 5/7। तो थीटा का मान हुआ cos इनवर्स 5/7। ये था आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 में कहते हैं वेक्टर i - j, इसे वेक्टर a मान लेते हैं, माना वेक्टर a बराबर i - j, तो इस वेक्टर का वेक्टर b i + j, तो वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन पूछा है कि उसका प्रोजेक्शन क्या होगा। तो अभी हम सूत्र पढ़ के आए थे, वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेपण था आपका a.b अपॉन वेक्टर b। जिस पर प्रक्षेपण होता है उसी का ही नीचे मॉडुलस होता है और a.b तो सभी में होता है। तो इस तरह से ये हुआ आपका i - j डॉट i + j अपॉन वेक्टर b का मापांक होगा 1 का वर्ग + 1 का वर्ग। अब हम इसे गुणा करेंगे i.i कितना हुआ 1 - j.j हुआ 1, तो ये हो गया आपका 0, यानी प्रक्षेपण कितना है? 0 है। यानी ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि प्रक्षेपण कब 0 होता है? जब ए बी पर लंब खड़ा है, जब 90 डिग्री पे खड़ा है तो पूरा प्रक्षेपण क्या होगा? इतना ही होगा, यानी 0 होगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रोजेक्शन पूछा है वेक्टर एक का दूसरे पर। तो पहले को वेक्टर ए माना दिया है i + 3j + 7k, और वेक्टर बी का इस दूसरे वाले को वेक्टर बी मान लिया, दिया नहीं है, ये हमने मान लिया है। माना वेक्टर ए बराबर इतना और दूसरे वाले वेक्टर को बी मान लिया, तब पहले का दूसरे पर प्रक्षेपण यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेपण होगा a.b अपॉन मॉडुलस ऑफ b, वही फॉर्मूला।
तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट ले रही हूँ। आई का आई से होगा, जे का जे से और के का के से, बाकी सब ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये आई इंटू वाई तो 7, आई डॉट आई तो 1 बन ही गया। 3 इंटू -1 -3 प्लस 7 8 जा 56 अपॉन नीचे वाले का 7 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 8 का वर्ग। तो ये हो गया 56 में से 3 गए 53 और 7 60 अपॉन 49 प्लस 1 प्लस 64 50 प्लस 60 110 प्लस 114 ये 4 से भाग नहीं, बस यहीं पर इसे छोड़ दो क्योंकि ये फर्दर डिवाइड हो गए ही नहीं। तो प्रश्न नंबर 5 पर आ जाओ। प्रश्न नंबर 5 में कहते हैं 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, तीनों ही इकाई सदिश हैं। 3 इकाई सदिश दे रखे हैं, 3 सदिश दे रखे हैं। बताओ कि वो तीनों ही इकाई सदिश हों और फिर साथ साथ ये बताओ कि तीनों एक दूसरे पर लंब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हम कहते हैं माना पहला वाला जो वेक्टर है जो दिया है उसको वेक्टर ए मान लेते हैं और वो है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। दूसरा वेक्टर को बी मान लेते हैं, वो है 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। और तीसरे को सी वेक्टर मान लेते हैं 6i प्लस 2j माइनस 3k। पहले तो ये बताना है कि तीनों की तीनों यूनिट वेक्टर है, यानी इनकी जो लंबाई है वो इकाई है। तो हम अगर वेक्टर ए की मापांक निकालेंगे तो ये बेसिकली हुआ 2/7i 3/7j प्लस 6/7k। ये आपका था। अब इसका मापांक का मतलब 2/7 का वर्ग प्लस 3/7 का वर्ग प्लस 6/7 का वर्ग। 1/7 का वर्ग कॉमन लेकर अंडर रूट से बाहर निकला तो 1/7 रह गया। ये हो गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 36। ये बन गया 49 और उसका अंडर रूट 7 1 आ गया। इसी तरह से आप देख रहे हैं इस वाले में जो गुणांक थे 2 3 6 थे, ऐसे ही बी के गुणांक 3 6 2, वही 2 3 6, यानी अदल बदल कर गुणांक वही है, भले ही माइनस में हो पर वर्ग बनने पर वो प्लस हो जाते हैं। तो आप पाएंगे वेक्टर बी का भी बना गया और वेक्टर सी का भी परिमाण आपका बना गया। अतः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी सभी इकाई सदिश हैं। पहली बात पूरी हुई। फिर कहते हैं बताइए कि एक दूसरे पर लंब हों। तो अब मैं निकालती हूँ ए डॉट बी। तो ए डॉट बी हुआ 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। ये हो गया 1/49। और जब गुणा करेंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई रहेगा और उसका मान भी 1 होगा। बाकी आई डॉट जे, आई डॉट के या के डॉट आई सब आपका 0 हो जाता है। तो ये 2 तिया 6, आई डॉट आई 1 हो गया, माइनस 6 तिया 18 प्लस 6 दूनी 12, 12 प्लस 6 18 माइनस 18 यानी 0 आ गया। अगर ए डॉट बी 0 हो जाता है और ए डॉट बी अगर 0 हो रहा है तो या तो ए का मान 0, ए वेक्टर का जो मापांक है वो 0, आप देख रहे हैं वो मापांक 0 नहीं है। फिर वेक्टर बी का या फिर वेक्टर बी का मापांक 0, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब उनके बीच का कोण 0। मैं फिर से बता देती हूँ, अगर ए डॉट बी अगर 0 है तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है। ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा बराबर 0। 3 चीज़ों की प्रोडक्ट अगर 0 आ रही है इसका मतलब या तो ए 0 यानी ए का मापांक 0, या बी 0 यानी बी का मापांक 0, या कॉस थीटा का मान 0। अब चूंकि आप देख चुके हैं ए डॉट बी तो 0 आ रहा है, पर ना ए का मापांक 0 आ रहा, ना बी का मापांक 0 आ रहा। इसका सीधा सा मतलब है ए और बी के बीच में जो कोण था
वो यानी उसके कॉस का मान 0 है, और अगर कॉस के मान का 0 है इसका मतलब दोनों के बीच का कोण कितना था, 90 डिग्री था। इसका मतलब वेक्टर ए लंब हो गया वेक्टर बी के। यानी ए डॉट बी अगर 0 आ रहा हो और ये पता हो कि ए का और बी का मापांक अगर 0 नहीं है तो निश्चित तौर पे वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर लंब होंगे। तो यही आपको सिद्ध करना था। इसी तरह से आप बी डॉट सी निकालेंगे। तो बी डॉट सी कितना हुआ, बी डॉट सी हुआ आपका 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k डॉट 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k 1/49 3 छंग 18 6 दूनी 12 माइनस 6, ये भी 0 आ गया। और इसका मतलब बी सी कॉस थीटा, अगर थीटा इनके बीच का कोण है, ना बी 0 है ना सी 0 है, इसीलिए इन्होंने इकाई सदिश निकलवा के बताया था। अतः कॉस थीटा 0 यानी थीटा का बराबर मान 90, यानी वेक्टर बी और वेक्टर सी भी परपेंडिकुलर। इसी तरह से आप ए डॉट सी को भी बताएंगे। 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k 1/49 12 6 माइनस 18। देयरफॉर पर ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी के। यही आपको सिद्ध करना था। ये था प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। कहते हैं कि वेक्टर ए का मापांक ढूंढिए और वेक्टर बी का मापांक ढूंढिए, जबकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है जो कि 8 के बराबर है। साथ में आपको दे रखा है वेक्टर ए का मापांक यानी वेक्टर ए की लंबाई वेक्टर बी की लंबाई के 8 गुना है। तो हम इससे वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान निकालेंगे। तो हम करेंगे ए डॉट ए, फिर माइनस ए डॉट बी, फिर प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी बराबर 8। ए डॉट ए हो गया वेक्टर ए का मापांक, और दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही वेक्टर है तो इनके बीच में कोण कितना हुआ 0 cos 0। ये ए डॉट बी, और चूंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लॉ ऑफ कम्यूटेशन, तो इसकी जगह हम ए डॉट बी लिख सकते हैं। और ये हो गया मॉडुलस बी डॉट मॉडुलस बी बराबर, और इनके बीच का कोण भी 0, क्योंकि वेक्टर बी का एक ही डायरेक्शन है दोनों की, तो उनका बीच में कोण 0। ये दोनों कट गए, cos 0 का मान 1 होता है। तो इस तरह से आपके पास ये आया। अब वेक्टर ए की जगह हम लिख सकते हैं ए टाइम्स ऑफ वेक्टर बी का वर्ग माइनस वेक्टर बी का वर्ग बराबर 8, 64 वेक्टर बी का वर्ग माइनस वेक्टर बी का वर्ग बराबर 8, 63 वेक्टर बी का वर्ग बराबर 8, वेक्टर बी का वर्ग बराबर 8/63, वेक्टर बी का मापांक √8/63। ये निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये लंबाई है और लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती। तो ये आपका 2√2, और ये हो गया 9 बाहर निकल गया 3 बन के 3√7। तो वेक्टर बी का जो लंबाई है इतनी आई, आपसे वेक्टर बी की लंबाई पूछी थी। फिर वेक्टर ए की लंबाई कैसे निकालोगे,
8 गुणा वेक्टर बी की लंबाई, वेक्टर बी की लंबाई आपका हो गया इतना, तो 16√2/3√7। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रोडक्ट निकालना है, गुणनफल निकालना है वेक्टर 3a - 5b डॉट 2a + 7b। इसका इससे 3 2 जा 6, a डॉट a प्लस 3 7 जा 21, a डॉट b - 5 2 जा 10, b डॉट a -5 7 35, b डॉट b। तो ये हो गया 6a², क्योंकि दोनों के बीच में कोण कितना है 0, तो आगे से a डॉट a अगर लिखा है तो a का जो मैग्नीट्यूड a, या तो मॉडुलस के साथ लिखो या बिना एरो के लिखो, a और बीच का कोण इनका 0 हो गया, तो ये हो गया a²। इसी तरह से ये हुआ 21 a डॉट b, और ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो हो गया b डॉट a की जगह a डॉट b, और ये हो गया -35 b²। तो हो गया 6a² प्लस -35 b² और 21 - 10 11 a डॉट b। तो ये आपका था प्रश्न नंबर 7। आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। कहते हैं 2 वेक्टर्स a और b का मापांक निकालिए, पूछा है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पूछा है, और कहते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों वेक्टर सेम नहीं है, लंबाई सेम है बस, और दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना है, एंड सच दैट द एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री। एंगल जो है दोनों के बीच में 60 डिग्री, ए और बी के बीच में, और उनका जो स्केलर प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है 1/2। तो स्केलर प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए का प्रोडक्ट का मापांक यानी परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण, और इनके बीच का कोण थीटा है तो कॉस थीटा बराबर 1/2। दोनों मापांक बराबर है तो बी की जगह हम ए लिख सकते हैं, या इसको यूँ कह लो, मैंने एक्स मान लिया, तो हो गया x × x कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, तो x² 1/2 बराबर 1/2, तो x² का मान 1, तो x का मान हो गया 1। ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि x जो है वो लंबाई है वेक्टर की, और वेक्टर की लंबाई जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। फाइंड आपको वेक्टर x की का मापांक चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड चाहिए, जबकि वेक्टर 1 दिया हुआ है उसका मापांक 1 दिया हुआ है, और आपको दिया है x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a डॉट वेक्टर बराबर 12। तो अगर हम करेंगे x डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a बराबर 12। अभी बताया था मैंने a डॉट a या x डॉट x हो तो सीधा सा x² हो गया। ये x डॉट a क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो a डॉट x और a डॉट x एक ही बात है, और ये हो गया a², ये कट गया। वेक्टर a का जो मापांक है इसे हम a से भी लिख सकते हैं, वो दे रखा आपको 1, तो x² हो गया 12 + 1, 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही होगा,
तो कितना हुआ 13, तो x होगा √13। तो x का मतलब मॉडुलस x का मान ही क्या हो गया √13। ये था प्रश्न नंबर 9। और प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। या काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, यहाँ तक कीजिए। आगे के क्वेश्चंस, बचे हुए क्वेश्चंस अगले वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।